नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना की नहीं थी। रिटायर्ड आर्मी अफसर, आईपीएस अधिकारी अब गांव की बागडोर संभालने उतर चुके हैं। कहीं कर्नल साहब प्रधान बन गए तो कहीं पूर्व आईजी मैडम निर्विरोध चुन ली गई। कई जगह पर तो युवा नौजवानों को निर्विरोध चुन ही लिया गया। याद रखिए, यह उत्तराखंड में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अगर ये अधिकारी किसी के हाथ की कठपुतली न बन सिर्फ जनता के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। खैर, इन्हीं के विपरीत दूसरी तरफ उत्तराखंड के वो बड़े नेता भी हैं जो अपने नाते, रिश्तेदारों, पत्नी, भाई, बेटी और करीबियों को आगे बढ़ाने में लगे हैं और उनको पंचायत चुनाव लड़ाकर नेता बनाने की जुगत में हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या गांव की राजनीति अब सच में बदलने वाली है? तो आज के अनकट हफ्ते में शुरुआत यहीं से करते हैं। उत्तराखंड के गांव में वो दिन गए जब पंचायत चुनाव सिर्फ जात पात, जोड़ तोड़ या लोकल राजनीति तक सीमित थे। अब गांव के प्रधान वो भी बन रहे हैं जो पूरे सरकारी तंत्र को चला चुके हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर चुके हैं, सिस्टम को करीब से जानते हैं, ईमानदारी को जी चुके हैं। मतलब अब सीधा सा है कि अब गांव में असली विकास और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। इसकी पहली मिसाल है उत्तराखंड की पहली महिला आईजी विमला गुंज्याल, जो चाहती तो आराम से किसी आयोग की चेयरपर्सन बन सकती थी, लेकिन उन्होंने चुना गांव और बन गई प्रधान, वो भी निर्विरोध। उनका गांव हिमालय के पार है, लेकिन सोच पूरे देश के लिए मिसाल है। गौरतलब है कि ट्रांस हिमालय के पीछे बसे सीमावर्ती गांव गुंजी की वो निर्विरोध प्रधान चुनी गई हैं। गुंज्याल पहले से ही गांव के बच्चों के लिए स्कूल को सुधार रही हैं और भ्रष्टाचार से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ भी रही हैं। गांव वालों ने भी उनको निर्विरोध प्रधान चुना, जो गांव के लोगों की गांव के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब एक और शख्स का जिक्र करना भी जरूरी है, रिटायर्ड कर्नल यशपाल सिंह नेगी का, जिन्होंने 30 साल देश की सेवा की। सियाचिन से लेकर राजस्थान तक डटे रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चुना अपने गांव बिरगणा, जो पौड़ी गढ़वाल में है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बंजर जमीन को जैविक खेती का मॉडल बनाया। उनके प्रयास से मंडुआ, जौ, सरसों जैसी फसलें फिर से बंजर खेतों में लहलाईं। और हां, ये सब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया। कर्नल नेगी सिर्फ खेती नहीं कर रहे, वो आज गांव में जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। वो चाहते हैं कि छोटे कस्बों को मिलाकर एक नया जिला बने ताकि विकास की रफ्तार तेज हो। वो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को भी खुद दुरुस्त कर रहे हैं ताकि गांव में रहकर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव के लोगों ने भी उनकी यही सोच और जज्बे को देखकर गांव का निर्विरोध प्रधान बनाकर विकास की एक नई उम्मीद जगाई है। कर्नल नेगी कहते हैं, मैं जब सर्विस में था तब भी एक बात हमेशा दिमाग में चलती थी कि मुझे रिटायर होकर अपने गांव लौटना है। उनका मानना है, अगर हम पहाड़ लौटते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं तो हम लोकल लोगों को रोजगार देते हैं। उन्होंने अपने घर की मरम्मत तक में लोकल मजदूरों और संसाधनों का इस्तेमाल किया। सोचिए, अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो क्या गाँव की तस्वीर नहीं बदलेगी? क्योंकि जब एक फौजी या अफसर गाँव लौटता है तो वो सिर्फ नेता नहीं, रोल मॉडल बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई गांवों में नए युवाओं को निर्विरोध चुनकर यह संदेश भी दिया है कि अब वक्त युवाओं का है और युवा सोच ही खाली होते गांव की तकदीर बदल सकती है। इन सबको देखकर तो अब यही लगने लगा है कि गांव में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जहां राजनीति मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। और यह बदलाव कम से कम इस प्रदेश के गांव के लिए बेहद अच्छा संकेत है। अब एक तरफ इस पंचायत चुनाव में हम कई बदलाव देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के बड़े राजनेता अब अपने ही परिवार की दूसरी जमात को राजनीति में मजबूत करने में जुटे हैं। प्रधानों और क्षेत्र पंचायतों को छोड़ अब अगर नजर दौड़ाएंगे तो जिला पंचायत की सीटों पर कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार, पत्नी, पुत्री, पुत्र आदि चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेताओं की कोशिश है कि पंचायत चुनाव के बहाने ही सही उनके करीबी भी राजनीति में प्रवेश कर जाएं। साथ ही जहां वो खुद राजनीति कर रहे हैं, वहां जिला पंचायत जैसी अहम सीट पर अगर उनका ही करीबी चुनाव जीत जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी जमीन और मजबूत हो जाएगी। इसमें क्या भाजपा और क्या कांग्रेस। बीजेपी ने बिशन सिंह चौफाल की बेटी दीपिका चौफाल को मैदान में उतारा है। जीतने पर वह भी अध्यक्ष पद की मजबूत दावेदार होंगी।
भड़गांव सीट से बीजेपी ने चौफाल के करीबी को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। अब रुख करते हैं चमोली का। यहां बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया है क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया नहीं। पिछली बार वो अध्यक्ष थी लेकिन कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। पौड़ी जिले में भी चुनाव रोचक हैं। जयहरी सीट से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत चुनाव लड़ रही हैं। अगर जीती तो अध्यक्ष पद की दावेदार मानी जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह के पुत्र अभिषेक भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। यहां यही सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी पार्टियों के पास परिवार से बाहर कोई योग्य चेहरा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, चौफाल की बेटी दीपिका, राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी, ये दिखाता है कि हर पार्टी में परिवारवाद हावी है। कहीं बेटा, कहीं बहू, कहीं पत्नी, कहीं नजदीकी। मानो इनके लिए पंचायत चुनाव परिवार के नाम पर सत्ता की दौड़ में आगे आना ही हो। यहां पार्टियों के लिए भी पंचायत चुनाव 2027 का रास्ता है, क्योंकि जिला पंचायत में मिली बढ़त विधानसभा चुनाव की तैयारी का पहला अध्याय है। तो देखना यह होगा कि इस बार जनता संघर्ष को चुनती है या सत्ता से जुड़े नामों को। कुल मिलाकर उत्तराखंड की पंचायत राजनीति के इस संग्राम में अब फैसला जनता के हाथ में है। खैर, यह बात तो जग जाहिर है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर जीत दर्ज करने के लिए अथाह धन बल का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए कैसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त होती है और जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पद के लिए जिला पंचायत सदस्यों को भी इसी तरह अपने पाले में किया जाता है। भले ये सार्वजनिक रूप से सामने ना आता हो, लेकिन पर्दे के पीछे ये खेल हमेशा ही चलता है और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। जब राजनीति की शुरुआत ही खरीद फरोख्त से हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ब्लॉक प्रमुख जो पैसे देकर बना हो वो क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता देगा? ऐसा ही जिला पंचायत में भी है। इस सब के बीच पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग कोर्ट की शरण में भी पहुंच गए। कुछ याचिकाओं में विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए पंचायत चुनाव की तिथि आगे खिसकाने की मांग की गई है, तो कुछ लोग 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर कोर्ट की शरण में हैं। अब देखना यह होगा कि पंचायत चुनाव क्या एक बार फिर आगे खिसकेंगे या फिर निर्धारित समय पर पूरे हो पाएंगे। इसी पंचायत चुनाव के शोरगुल के बीच उत्तराखंड में एक और घोटाले की गूंज ने सिस्टम के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी। सफाई कर्मियों की नियुक्ति व फर्जी भुगतान का मामला पौड़ी जिला पंचायत से जुड़ा है। कर्मियों का दुस्साहस देखिए कि एक संविदा उपनल कर्मी के खातों में लाखों रुपए डाल दिए गए और फिर इस खाते से जमकर बंदरबांट हुई। जानकारी के बाद पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पौड़ी जिला पंचायत से ठीक पहले हरिद्वार के नगर निगम के करोड़ों के भूमि घोटाले की जांच विजिलेंस पहले से ही कर रही है। हरिद्वार मामले में आईएएस कमेंद्र सिंह, वरुण चौधरी व एसडीएम अजयवीर सिंह समेत 1 दर्जन अधिकारी व कर्मी निलंबित हो चुके हैं। उत्तराखंड में नेता, अधिकारी व दलालों की घोटालेबाज तिकड़ी ने राज्य की छवि पर कई बार कालिख पोती है। मतलब साफ है कि सिस्टम को खोखला कर चुके इन घोटालेबाजों को बचाने में कुछ मास्टरमाइंड पूरी ताकत झोंक देते हैं। राज्य गठन के इन 25 सालों में कमोबेश हर सरकार के दामन पर घोटाले और करप्शन का आरोप लगता रहा है। कई नेता अधिकारी ऐसे हैं जो अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके हैं, जिससे अगर सख्ती से जांच हो जाए तो असलियत वो सामने आएगी कि उत्तराखंड की जनता की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन्हीं अकूत संपत्तियों के मालिक की या उनके रिश्तेदारों और करीबियों की प्रदेश के अंदर और बाहर कई जगह निवेश की खबरें भी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। साल 2022 पश्चिमी यूपी के एक भूमाफिया से जुड़े करोड़ों के चिटहरा भूमि घोटाले में उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों का नाम सामने आया था। दर्ज एफआईआर में साफ उल्लेख था कि इन अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदी गई थी। नेता, अधिकारी और माफिया की ये तिकड़ी उत्तराखंड ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी अथाह दौलत का पहाड़ खड़ा कर चुकी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला शायद आज कोई बचा नहीं है। खैर, थोड़ा फिर से पंचायत की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पंचायत चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग भी सवालों के घेरे में है, या कहें हमारे प्रदेश का चुनाव आयोग बड़े कमाल कर रहा है। नामांकन पत्रों की जांच के आखिरी दिन पंचायत चुनाव में दावेदारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का एक और आदेश सामने आता है।
बीते 2 हफ्तों में ये एक ही चीज को लेकर तीसरा आदेश है। राज्य निर्वाचन आयोग के ये सभी तीनों आदेश चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जून के आखिरी सप्ताह में यह आदेश जारी किया था कि निकाय और शहरी क्षेत्रों के मतदाता का पंचायत चुनाव नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा। इस आदेश के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में नया आदेश जारी किया जाता है। इसमें साफ कहा गया कि गांव व शहरी निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता के लिए पंचायत चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं है। और फिर जब इस पर भी तरह तरह के सवाल उठने शुरू हुए तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसको लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाईकोर्ट ने भी इस पर साफ साफ कहा कि एक आदमी सिर्फ एक जगह ही वोटर हो सकता है और जो व्यक्ति नगर निगम या नगर पंचायत में चुनाव लड़ चुका है वो ग्राम पंचायत में कैसे चुनाव लड़ सकता है। इसको सीधे सीधे कोर्ट ने अपराध माना और निर्वाचन आयोग के आदेश पर स्टे लगा दिया। बहरहाल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के नाम शहर और गांव दोनों जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे मामलों में तुरंत रोक लगाने के निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं करता बल्कि चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। अदालत के इस आदेश से कई प्रत्याशियों की दावेदारी पर असर पड़ सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दिन नाम वापसी का अंतिम दिन था उसी दिन कोर्ट का ये फैसला आता है। ऐसे में हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिबंधित दावेदारों को अब चुनाव लड़ने से कैसे रोक पाएगा। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। अब कोर्ट के स्टे के बाद चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र के कितने दावेदारों के नामांकन पत्र रद्द किए, ये भी गंभीर जांच का विषय है। कोर्ट के इस स्टे के बाद हो सकता है आने वाले ऐसे प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं जिनका नाम 2 जगह है तो उनको उस पद से हटाया जाए और वहां दोबारा चुनाव हो। ये जो पूरी स्थिति पंचायत चुनाव के दौरान बनी है ये सब चुनाव आयोग का ही कमाल है। इसी बीच एक और बात सामने आई जो चुनाव आयोग की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। चुनाव आयोग की वजह से एक गांव ऐसा भी है जहां कोई भी प्रधान नहीं बन पाएगा क्योंकि इस गांव से कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आया। दरअसल कलजीखाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत डांगी में ग्राम प्रधान पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया, जबकि जानकारी के अनुसार ग्राम डांगी में ओबीसी के कोई भी मतदाता या नागरिक मौजूद नहीं है। इस विसंगति के कारण ग्राम प्रधान पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। गांव वालों का कहना है कि गांव में कोई भी प्रमाणित ओबीसी व्यक्ति नहीं है और 2015 से अब तक किसी को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। ऐसे में आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने डीएम पौड़ी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय सामाजिक संरचना को नजरअंदाज कर आरक्षण लागू किया गया है जो ग्राम वासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है ना कमाल इस प्रदेश के चुनाव आयोग का, जिसकी सुध लेने वाला कोई है नहीं। अब सुध तो इस बात की भी नहीं ली जा रही कि अब ये भ्रष्टाचार शिक्षा के मंदिरों तक भी पहुंच गया है। तबादलों के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार होता है ये सभी जानते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के पुराने आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनियमितताओं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और फर्जी नियुक्तियों के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों और छात्रों की उपेक्षा के खिलाफ बीते दिनों डीएवी कॉलेज के छात्र संघ ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुलपति ओंकार सिंह यादव का पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि विभागीय मंत्री के संरक्षण में विश्वविद्यालय में वर्षों से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व में भी वर्ष 2023 और 2024 में कुलपति के खिलाफ छात्र संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किए थे। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की गड़बड़ियों, डिग्री वितरण में देरी और भर्ती घोटाले की जांच की मांग उठ चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई हुई नहीं। कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो किसी भी ठोस कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
यही नहीं, इस प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। निर्माण में लापरवाही व बंदरबाट का मामला भी सामने आया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने के लिए सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर नई खेल संरचनाएं तैयार की। दावा किया गया कि इससे राज्य में खेलों को नई ऊंचाई मिलेगी, लेकिन महज 6 महीने बाद ही इन दावों की पोल खुलने लगी है। उधम सिंह नगर में 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया साइकिल ट्रैक जगह जगह टूट गया है और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जिस ट्रैक पर जनवरी 2025 राष्ट्रीय खेलों के दौरान साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वहीं अब खस्ता हाल है। कई जगह ट्रैक उखड़ गए हैं और बारिश के चलते स्थिति और बिगड़ गई है। ट्रैक की हालत देख स्थानीय लोग और खिलाड़ी नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक निर्माण के दौरान ही तकनीकी विशेषज्ञों और ठेकेदारों ने नींव और डामरीकरण की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इन्हें अनदेखा कर काम जल्दबाजी में पूरा कर दिखावटी उद्घाटन कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब 22 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किया गया ट्रैक 6 महीने भी नहीं टिक सका, तो इसे लापरवाही माना जाए या फिर भ्रष्टाचार। निर्माण कार्य में सरकारी धन के इस दुरुपयोग ने न केवल खेल विभाग को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सबसे अलग एक बात और है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो आस्था के नाम पर इस प्रदेश में हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है, जहां आस्था का सागर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बुलाता है। चारधाम यात्रा भारत की सबसे पवित्र, सबसे कठिन और सबसे श्रद्धेय तीर्थ यात्रा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धामों के दर्शन की ये यात्रा मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। लेकिन साल 2025 में यह यात्रा श्रद्धा का पर्व कम, डर, दहशत और दर्द की दास्तान ज्यादा बनती जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ उसने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को भी झकझोर कर रख दिया है। 15 जून 2025 एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था क्रैश हो गया। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और यह इस यात्रा के दौरान सिर्फ तीसरा नहीं, तीसरे हफ्ते का तीसरा हेलीकॉप्टर हादसा था। रुद्रप्रयाग में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई, 3 की जान चली गई, कुछ अब भी लापता हैं। उत्तरकाशी में बादल फटा, 2 मजदूर मरे, 7 लापता। यमुनोत्री में भारी बारिश से सड़क धंस गई, 600 से ज्यादा यात्री फंस गए। मंदिर परिसर में मारपीट, हंगामा और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं सामने आई हैं। यानी श्रद्धा अब संघर्ष बन चुकी है और मोक्ष का मार्ग अब मौत का रास्ता लग रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जो हर साल अपने आप को दोहरा रही हैं, लेकिन हर साल बदतर होती जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार को ये पता है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं, तो फिर हादसे क्यों नहीं रुकते? क्यों हर साल वही मंजर अपने आप को दोहरा रहा है? अप्रैल में उत्तराखंड पुलिस ने मॉक ड्रिल की थी। 544 एक्सीडेंट पॉइंट्स को चिन्हित किया गया था। तो फिर क्या हुआ उन पॉइंट्स का? बीआरओ ने 100 से ज्यादा अत्यधिक खतरनाक जोन बताए हैं। क्यों वहां बैरियर नहीं लगे, कैमरे नहीं लगाए गए, सिग्नल नहीं लगाए गए? साफ है, या तो तैयारी अधूरी थी या फिर पूरी तरह दिखावटी। और तो और इस बार यात्रियों की आस्था से ज्यादा उनका गुस्सा नजर आया। पार्किंग स्टाफ से झगड़े, हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर फर्जी वेबसाइट से ठगी, सड़क पर हरियाणा, यूपी, पंजाब से आए कुछ पर्यटकों की गुंडागर्दी। हद तो तब हो गई जब मोक्षधाम बद्रीनाथ के प्रांगण में ही मारपीट हो गई। सोचिए, जहां पूजा होती है वहां मारपीट हो रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, किसके हिस्से है ये असफलता? जब उत्तराखंड हाईकोर्ट तक को हेलीकॉप्टर सेवा पर सवाल उठाना पड़ जाए तो समझिए मामला गंभीर है। टिकट फर्जीवाड़ा हो या अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन, सरकार की जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता। लगने लगा है कि सरकार के लिए अब ये 4 धाम यात्रा नहीं, एक नंबर गेम बन चुकी है। कितने लोग आए, कितने पंजीकरण हुए, कितने रेवेन्यू बना, जबकि चिंता यह होनी चाहिए कि कितने पर्यटक या यात्री सुरक्षित वापस अपने घरों को लौट गए। सरकार किस चीज को प्राथमिकता दे रही है? क्या यह यात्रा श्रद्धा की है या फिर सरकारी आंकड़ों की? 2023 में रिकॉर्ड तोड़े, 2024 में उससे भी ज्यादा संख्या और अब 2025 में यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा चिंता संख्या बढ़ाने की। अब सोचिए, जब मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया तो यात्रा रोकने के बजाय लोगों को आगे जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड टूटना चाहिए। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन सचेत श्रद्धा,
एक तीर्थ सिर्फ आस्था से नहीं चलता, बल्कि नियम, अनुशासन और सुरक्षा से चलता है। सरकार को चाहिए कि वो व्यवस्था के मंदिर में पहले खुद झोंके, क्योंकि जब जमीन हिलने लगे तो आंकड़े संभाल नहीं पाते, सिर्फ जिंदगियां जाती हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही भूगर्भ वैज्ञानिकों की चेतावनी इससे भी अधिक गंभीर हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों से भूस्खलन की घटनाओं में भारी इजाफा हो रहा है। इसका मुख्य कारण है अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, जैसे कि सड़क चौड़ीकरण, होटल निर्माण और जंगलों की कटाई। इसके अलावा मानसून के पैटर्न में बदलाव भी एक बड़ा कारक है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है और भारी बारिश के दौरान भूस्खलन की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ाने की बाजीगरी जारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यात्री, बल्कि स्थानीय लोग भी अब परेशान हैं। एक तरफ रोजी रोटी की उम्मीद, दूसरी तरफ पर्यटकों की अव्यवस्थित भीड़। आप सब जानते ही हैं कि केदारनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा भीड़ भर दी जाती है। ठहरने की जगह नहीं, खाने का इंतजाम नहीं, फिर मौसम भी खराब हो जाए तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बात दोहराई जाती है, हमने इंतजाम किए हैं, लेकिन वो इंतजाम धरातल पर क्यों दिखाई देते नहीं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कितनी बार खुद चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं, कितनी जमीनी हकीकत उन्होंने खुद उन मार्गों पर जाकर देखी है, या फिर बस सचिवालय से सिर्फ आदेश जारी करना ही उनकी काम की इतिश्री है। अब आप सोचेंगे सिर्फ समस्या गिनाने से तो बात बनेगी नहीं, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला, भीड़ पर नियंत्रण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक दिन में सीमित संख्या में यात्रियों को एंट्री दी जाए। सभी यात्रियों की एडवांस बुकिंग के साथ QR कोड बेस्ड ट्रैकिंग की जाए। हर एक्सीडेंट जोन पर कैमरे, बैरियर और साइन बोर्ड जरूरी लगा हो। इमरजेंसी मेडिकल पॉइंट्स हर 10 किलोमीटर पर बनाए जाएं। अधिकारी खुद धामों और रूट्स का निरीक्षण करें। सिर्फ बैठकर वातानुकूलित कमरे में मीटिंग करने से कुछ होगा नहीं। रोड पर मारपीट, हुड़दंग करने वालों पर सख्त जुर्माना और सजा हो, भले वो कोई भी हो। हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा जांच नियमित हो। चारधाम यात्रा कोई पिकनिक नहीं है, ना ही कोई एडवेंचर ट्रिप। ये एक धार्मिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन जब व्यवस्था ठप, प्रशासन गायब और नियमों का मजाक बन जाए, तो यही यात्रा मोक्ष से ज्यादा मौत का रास्ता बन जाती है। तो आप अगली बार जब इस यात्रा पर जाएं तो सिर्फ श्रद्धा ना ले जाएं, बल्कि सचेत श्रद्धा के साथ जाएं और उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों को निहार कर यादों को संजोएं, गंदगी ना फैलाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप चाहें तो सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारी मदद भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रिपोर्ट, एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।